Hello student and welcome to the 13th lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is Tabib Siddiqui और जैसा कि आपको पता है कि we have started what we can say that we have completed the chapter polynomial. Okay. और हमने काफ़ी कुछ theoretical part finish it off कर लिया है और रिवीजन जब हमने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि रिवीजन कराएंगे क्लास 9 के पॉलिनोमियल का थोड़ा तो बहुत रिवीजन लेके चलेंगे एंड देन वी विल कम टू द क्लास 10 पॉलिनोमियल. ओके, सो ये चीजें हमने पहले भी डिसाइड करी थी और अभी भी हमने वही सिनेरियो लेके चले हैं. तो क्लास 9 के पॉलिनोमियल में पहले आपको याद होना चाहिए कि कैसे रिमाइंडर थ्योरम, कैसे फैक्टर थ्योरम, कैसे एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम और कैसे फैक्टराइज करते हैं किसी पॉलिनोमियल को, क्योंकि फैक्टराइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. पॉलिनोमियल का जो सबसे बेसिक कंसेप्ट है वो है फैक्टराइजेशन. अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो पॉलिनोमियल के अंदर बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी. तो फर्स्ट वो कंसेप्ट आप जाके सीखिए, फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम. अगर वो क्लियर है देन यू कैन गो फॉरवर्ड. जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जो 10th क्लास के रिलेटेड है, दैट इज इक्वल्स टू कि कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल. जो कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल उसके अंदर खास करके हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ली थी, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है. तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, अल्फा और बीटा, या फिर बीटा और अल्फा, या कोई और आप मान सकते हो ए और बी, लेकिन जनरली हम अल्फा और बीटा लेते हैं और ए बी सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म को रेस्पेक्टिवली डिनोट करते हैं. तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है. दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन अवर लास्ट सेशन. हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे और मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इन टुडेज लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एज आई हैव प्रॉमिस्ड दैट कि हम एक्सरसाइजेज लेंगे एनसीईआरटी की. तो वो एक एक करके हम एनसीईआरटी लेंगे. एक्सरसाइज 2.1, 2.2 वेरी सिंपल एक्सरसाइज है, 2.3 थोड़ी अच्छी है, एंड जो 2.4 है ऑप्शनल एक्सरसाइज, इट इज एन ऑप्शनल. पास्ट में 1-2 क्वेश्चन आए हैं उस ऑप्शनल एक्सरसाइजेज से, तो इसलिए मैं उस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करके दिखाऊंगा. लेकिन 2.1 एंड 2.2 वेरी सिंपल एक्सरसाइज है, तो वो होपफुली आपको हो जानी चाहिए. अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया था कि अगर आपको सम ऑफ द जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है, तो हाउ टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. दिस इज द वे. सो इस पे भी अपन एक्सरसाइज 2.2 पे इस पे क्वेश्चन है, तो वहां पे वो क्वेश्चन करेंगे. फिर भी मैं आपको कहूंगा कि एनसीईआरटी का जो लेवल है पॉलिनोमियल के बीच में वो कम है थोड़ा सा. सो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर यू कैन गो टू द आरजी एक्सरसाइजेज 1 एंड 2, लेकिन वो मोर देन इनफ है. लेकिन फिर भी किसी को अगर एक्स्ट्रा लगता है कि मुझे अभी और प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर के अंदर, तो आप आरडी शर्मा से भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स इट, लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट टुडेज लेक्चर. लेट्स गो ऑन द व्हाइट नोट एंड स्टार्ट द टुडेज लेक्चर. थैंक यू. Hello student and welcome to the 13th lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is Tabib Siddiqui. और जैसा कि आपको पता है कि हमने लेक्चर नंबर 13 में हमने स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, बल्कि फिनिश होने वाला चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल. ओके, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल. और पॉलिनोमियल की थ्योरेटिकल पार्ट हमने ऑलमोस्ट डन कर चुके हैं, बल्कि अगर आप देखें तो विद द थ्योरेटिकल पार्ट में एवरीथिंग इज वी हैव कवर्ड नाउ. देयर इज़ नथिंग मोर विच वी आर लेफ्ट फॉर द थ्योरेटिकल पार्ट, है ना. थ्योरी के अंदर कुछ ऐसा नया सीखने को नहीं है. बाकी जो चीज़ें हैं वो रिलेटेड हैं क्लास 9 से, वो मैंने एक बार आपको क्विक रिकैप दे दिया था. और जो नई चीज़ सीखी हमने कोफिशिएंट का ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड उसके जीरोज़ में रिलेशन, वो भी हमने कवर आउट कर लिया है. उसमें भी एज सच कोई इशू नहीं आएगा होपफुली. राइट, नाउ मूविंग टू द जो अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, जैसे कि मैंने हमेशा कहा था और आपको भी लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने को, होपफुली वो आपने सॉल्व कर लिए होंगे. और आज की क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट द एनसीईआरटी सॉल्यूशन. ठीक है ना. तो एनसीईआरटी भी काफ़ी टाइम से हमने करी नहीं है, तो एक बार हम एनसीईआरटी करते हैं. उसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो अपन एक बार कवर आउट कर लेते हैं. और फिर एक पार्ट बचता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का. क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर भी कुछ रिलेशन होते हैं, वो एक बार अपने को देखने होते हैं. तो वो मैं आपको एक क्वेश्चंस लेंगे जो एग्जाम्पलर का है, जो ऑप्शनल एक्सरसाइज का है, तो उसके थ्रू वो कवर अप करा लेंगे. राइट, तो फिलहाल तो अपन आज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं. और होपफुली आप लोगों ने एनसीईआरटी की क्वेश्चंस करे भी होंगे, खुद से भी ट्राई किए होंगे. अगर उसमें कोई दिक्कत आई है तो मुझे आप बताइए. बाकी लोगों के होमवर्क आ रहे हैं. ये एक्सरसाइज है 2.1, जो पहली एक्सरसाइज है, मैंने आपको कहा भी था कि इसको करने के लिए. और ये ग्राफ से रिलेटेड है, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्राफ से कैसे रिलेट करेंगे जीरोस को. तो मैंने आपको क्विकली एक बार आपको रिकैप करा दूं कि ग्राफ का मतलब ये होता है कि ग्राफ
अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है स्टूडेंट, है ना, जैसे कि ये आपका वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, और सपोज करो ये आपका एक ग्राफ है और ये कट कर रहा है। तो अगर ग्राफ कट करता है एक्स एक्सिस को, तो जितनी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने जीरोज उसके हो जाएंगे, है ना। जैसे कि ये एक जीरो हो जाएगा, ये 1 0 है। और मैंने आपको बताया था कि अगर ग्राफ कट नहीं करके टच करता है, ऐसे टच करते हुए चला जाता है, ठीक है ना, तो जितने पॉइंट पे टच कर रहा होगा वहां पे अपन 2 जीरोस काउंट करेंगे, 2 इक्वल जीरोस, ठीक है। तो कटिंग के केस में अपन लेंगे, अपन 1 0 लेंगे, और टचिंग के केस में अपन लेंगे इक्वल जीरोस, 2 इक्वल जीरोस। तो इस तरह से अपने को एनालॉजी बनानी है। जैसे कि अगर अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्राफ ऐसा है और ये ऐसे टच करते हुए जा रहा है, फिर ऐसे कट कर दिया, तो इसमें कितने रूट्स होंगे, सोच के बताइए। यहाँ पे तो इक्वल रूट्स आ रहे हैं, 2 इक्वल रूट्स, और यहाँ पे कटिंग के केस में 1 रूट आ रहा है, तो टोटल रूट्स कितने जाएंगे, 3 जीरोस, ठीक है। तो इस तरह से अपने को एनालॉजी बनानी है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इक्वल जीरोस का मतलब क्या होता है। ये मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका हम स्पेशल केस पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जब चैप्टर नंबर आई थिंक 4 पढ़ेंगे, तब वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तो वहाँ पे अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अपन एक्सरसाइज 2.1 पे आते हैं। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर्स, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो अब जीरोस फाइंड करना है, तो पहला केस ले लेते हैं। देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, एक्चुअली स्ट्रेट लाइन है, ये किसी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, कहीं भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, ये सीधा वाई एक्सिस को कट करते हुए इधर भी इन्फिनाइट वे में चला जा रहा है और इधर भी इन्फिनाइट वे में चला जा रहा है। तो सिंस ये ग्राफ वाई एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे नो जीरोस, कोई भी जीरो नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रहा है, सॉरी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो ही जीरो आता है। अगर ग्राफ वाई एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो कोई भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा, गेटिंग इट। इसी तरह नेक्स्ट फिगर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट फिगर में देखिए, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फिर वाई एक्सिस को कट किया, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज होते होते फिर एक्स एक्सिस को एक बार कट करके ऊपर निकल गया। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है, किसको, जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पे 1 0 बनता है, तो अपन बोलेंगे यहाँ पे 1 0 है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। इसी तरह फिर आप देखें इस ग्राफ में, देखिए यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ, हो रहा है, फिर एक्स एक्सिस को एक बार कट किया, यहाँ पे एक बार कट किया, फिर ऐसे इंक्रीज होते होते फिर डिक्रीज हुआ, फिर एक बार कट किया, फिर ऐसे डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज होते होते फिर एक बार कट किया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स में कट किया, तो ये हो जाएगा 3 जीरोस, ठीक है। तो ये 3 जीरोस आपके बन जाएंगे इस तरह से। तो ये आ गया अपना 3 0। अब ऐसे नीचे 4th पॉइंट पे आ जाते हैं। 4th पॉइंट पे आ जाते हैं, तो ये एक ग्राफ है, यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे 2 जीरोस आ गए, ठीक है, यहाँ पे 2 जीरोस आ रहे हैं। अब 5th ग्राफ पे आ जाते हैं, तो ये एक कट हो रहा है ग्राफ यहाँ पे, फिर एक पॉइंट पे कट हो रहा है, ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है ना, तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है और यहाँ पे अगेन एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है, तो ये 4 जीरोस आ गए, यहाँ पे 4 जीरोस आ जाएंगे। फिर आप देखें यहाँ पे एक बार कट हो रहा है, 6th ग्राफ में एक बार कट हुआ है इधर। अब यहाँ पे देखो टच हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होंगे, 2 जीरोस काउंट होंगे, तो ये 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितने हैं, ये भी 2, ये टच हो रहा है और ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो अपन इसको नहीं लेंगे, इसको कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 1 0 ये रहा, ये 2 0 ये रहा, ये 2 0 ये रहा, तो 5 जीरोस आ जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से टोटल कितने जीरोस हो गए 6th वाले ग्राफ में, 5 जीरोस, 2 टचिंग के हो गए और एक एक्सिस को कट करने वाला हो गया, यानी एक्स एक्सिस को जो कट कर रहा है वो जीरो शामिल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अपने को एनालॉजी बनानी है ग्राफ्स और जीरोस के रिलेशन के बीच में। अगर ये चीज़ आपको क्लियर रहती है स्टूडेंट्स, तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया है। नहीं आती समझ में तो एक बार मेरा लेक्चर रिवाइज करी जाके, जहाँ पे मैंने ये बताया था आपको कि ग्राफ और जीरोस में क्या रिलेशन होता है ना, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें क्लियर मिल जाएंगी आपको होपफुली। और
अगर फिर भी क्लियर नहीं रहती हैं, कुछ भी डाउट्स आता है कि कैसे जीरोस को अपन आइडेंटिफाई, मतलब फिजिकल मीनिंग क्या होता है इसका, तो फिर अपन उसको ग्राफ को प्लॉट करके देख लो। मैंने आपको वहाँ पे वो भी करके दिखाया था कि कैसे प्लॉटिंग चल रही है। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करिए, है ना। तो वी विल डिस्कस इट नाउ। मूविंग टू द, ये एक्सरसाइज 2.1 तो बस इतनी थी, छोटी सी एक्सरसाइज थी। और ये चैप्टर एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा है, आप नोटिस करेंगे कि दिस पर्टिकुलर चैप्टर एनसीईआरटी में तो ऐसा लगता है कि शुरू होते ही खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं। लेकिन आर.डी. शर्मा में जाएंगे तो लगता है कि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इट्स डिपेंड कि अगर आप, मैं अभी पहले ही कह रहा हूँ आपको कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो आई डोंट रिकमेंड एनसीईआरटी फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ भी इसमें ज़्यादा दे नहीं रखा है, कुछ इसमें ज़्यादा आपके लिए करने को नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, वो चीज़ें जल्दी जल्दी आपकी हो ही जाती हैं ऑलरेडी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एनसीईआरटी तो करें ही करें, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन साथ साथ कोई पैरेलल बुक भी रखें। तो मोस्ट रिकमेंडेड जो बुक है वो आरजी के नोट्स हैं। आरजी के नोट्स आप पूरे करिए, और आरजी के जो प्रिंटेड नोट्स है उसमें जो एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज 1 एंड 2, एक्सरसाइज 1 एंड 2 कंप्लीट करिए। एक्सरसाइज 3 ऑब्जेक्टिव है, तो लेकिन 1 एंड 2 का तो एम्फेसाइज पूरा होना चाहिए आपका। 1 एंड 2 में तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। अगर एक्सरसाइज 1 और 2 आपकी आरजी की कंप्लीटली हो रही है तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई और बुक रिक्वायर्ड है। मार्क माय वर्ड, अगर आप आरजी की एक्सरसाइज 1 एंड 2 कंप्लीटली कर लेते हैं इंक्लूडिंग सेक्शन रिव्यू, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको और कोई बुक से करना कुछ रिक्वायर्ड है। इट्स मोर देन सफिशिएंट, सफिशिएंट नहीं, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है ना। फिर भी अगर दिल नहीं मानता है, दिल है कि मानता नहीं वाली बात है, तो फिर आप एक्सरसाइज से आरडी से भी कर सकते हैं, एग्जाम्पलर से भी कर सकते हैं। शौक है बच्चों को लेने का तो आप लीजिए बुक्स, है ना। बट आई एडवाइस यू कि आप पहले एनसीईआरटी करिए एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व आरजी एक्सरसाइजेज, एंड अगर फिर भी दिल है कि मानता नहीं है तो फिर आरडी में चले जाइए, ओके। लेकिन ये चैप्टर एनसीईआरटी के लिए तो इनफ नहीं है, एनसीईआरटी के अलावा भी आपको क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 2.2, अब ये जो क्वेश्चंस है ये जीरोज और रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है डिटेल के अंदर, उसके ऊपर ये क्वेश्चंस है। तो ये कह रहा है फाइंड द जीरोज, पहले तो जीरोज फाइंड करने हैं, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो पहले तो जीरोज फाइंड करने हैं और फिर उसके बाद रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। तो पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो अपन लिख लेते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो एक्सरसाइज है 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, और ये फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसके जीरोज भी फाइंड करने हैं। इसके कितने जीरोज होंगे? पॉलिनोमियल के अंदर हमने आइडेंटिफाई किया था कि जीरोज आर रिलेटेड विद द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोज होंगे। तो आई थिंक इस पॉलिनोमियल के 2 डिग्री है, तो हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर? 2 जीरोज विल बी देयर, राइट। सो इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होंगे, तो मान लेते हैं कि वो 2 जीरोज हैं अल्फा और एक जीरो है बीटा। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करो कि अगर इसको आप कंपेयर करो किससे, जो अपन ने कोफिशिएंट का रिलेशन निकाला है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करो तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी -2 और सी की वैल्यू आ जाएगी -8, ठीक है ना। तो सी की वैल्यू आपकी -8 आ जाएगी, तो ये सी की वैल्यू -8 हो गई। तो ए की वैल्यू आपकी 1, बी की वैल्यू -2 एंड सी की वैल्यू -8। अब इसके बाद अपने को रिलेशनशिप बताएं इनके कोफिशिएंट और रूट्स के यानी जीरोस के बीच में। तो वो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन ए। ये अपने को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो अपने को अल्फा बीटा भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि रूट्स निकालने को कह रहा है, तो निकाल लेते हैं। देखो रूट्स निकालना तो अपने सीखा हुआ, यानी ये पॉलिनोमियल कहाँ जीरो होगी ये अपने को चेक करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये कहाँ जीरो होगी अपने को ये चेक करना है। तो ये कहाँ कैसे पता करते थे? इसको फैक्टराइज करके। तो ये फैक्टराइज करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को फैक्टराइज करेंगे और फिर इसको जीरो के इक्वेट कर देंगे, तो वहाँ से जीरो पता चल जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कैसे फाइंड करने हैं, तो इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, कंप्लीट एक चैप्टर है। कौन सा चैप्टर कहते हैं उसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। उसमें 3 तरीके हैं जीरोस को फाइंड करने के, लेकिन जो अपन अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं वो एक तरीका होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म -2x को स्प्लिट कर देना 2 पार्ट पे और फिर कॉमन लेके फैक्टराइज कर देना। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि अपने को 2 नंबर ऐसे सोचने होते हैं जिसको प्लस या माइनस कर पे बीच वाली टर्म मिल जाए, 2 मिल जाए, और उन दोनों का प्रोडक्ट 8 आ रहा हो। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि 8 का आप एलसीएम ले लो,
तो 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 का एलसीएम आ जाएगा 2 4 ज़ा 2 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये 3 नंबर हैं 2 2 2। इन 3 नंबर को ऐसे अरेंज करना है, यानी इन 3 नंबर में से 2 नंबर ऐसे बनाना है जिसका सम या सब डिफरेंस -2 आ जाए। तो देखो अगर मैं 2 और 2 को एक कंबाइन कर लेता हूँ और एक अकेला 2 रहने देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 और एक अकेला 2 ये, तो 4 और 2। तो 4 और 2 को अपन स्प्लिट कर सकते हैं और 4 का साइन नेगेटिव रखेंगे तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 इज इक्वल्स टू 0। ये स्प्लिट हो गई। ये मिडिल टर्म ने क्या कर दी, स्प्लिट कर दी। -2x को क्या लिख दिया, -4x एंड प्लस 2x। अब इन दोनों का प्रोडक्ट -8 भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो -4 इंटू -2 कितना होता है, -8 होता है। अब आप x कॉमन ले लो पहली दो टर्म में, तो ये x -4 हो जाएगा और दूसरी दो टर्म में x2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर x -4 ही बचेगा। अब इन दोनों टर्म में से x -4 कॉमन आ जाएगा, दोनों टर्म में से x -4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो एक वैल्यू आ रही है x की, या तो ये होगा तो एक, या तो ये 0 होगा। तो एक वैल्यू आ रही है या तो x -4 0 होगा या x प्लस 2 0 होगा, दोनों में से एक ही 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो इससे पता चला x की वैल्यू या तो 4 आ रही है या x की वैल्यू -2 आ रही है। तो देखो ये 2 जीरोज आए हैं आपके पास, ये 2 जीरोज आए, यानी आप कह सकते हो कि अल्फा या तो 4 है और बीटा -2 है। इस तरह से आप एनालॉजी बना सकते हो, या फिर अल्फा -2 या बीटा 4 है, एक ही बात है ना, वन एंड द सेम थिंग ओनली। अब आप क्या करना है, अब आपने को वेरीफाई करना है। जीरोस तो फाइंड कर लिए हैं, जीरोस क्या है 4 और -2। अब वेरीफाई करना है कि ये रिलेशन सेटिस्फाइड होता है क्या। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स -b/a के बराबर है और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा अपन पहले निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी अगर अपन देखें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, ये वेरीफाई करना है LHS और RHS, और अल्फा बीटा c/a। और a b c की वैल्यू कितनी मार्क कर रही है अपन ने, वो आपने पहले लिख ली होगी। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू -8 है ना। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू -8। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू -8। ठीक है, तो वेरीफाई कर लेते हैं रिलेशन को। तो रिलेशन वेरीफाई कैसे होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा 4 और -2, ये अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, और माइनस, और b की वैल्यू कितनी है -2 और a की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ से कितना आ गया 2, 4 -2 2, और इधर से भी कितना आ गया 2। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, है ना। ये तो 2 = 2 यानी दोनों बराबर है, नहीं सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू -b/a। -b/ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट ले लें तो अल्फा 4 है और बीटा -2 है, और c कितना है -8 है और a कितना है 1 है। तो यहाँ से भी कितना आ रहा है -8 इज इक्वल्स टू -8। यहाँ पे भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है ना। तो ये तीनों ही चीजें, दोनों ही चीजें, यानी जीरोस भी निकाल लिया और उसके बीच के रिलेशनशिप को भी वेरीफाइड कर दिया। तो इस तरह पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। इस तरह से सारे पार्ट्स करने एक एक करके। तो लेट अस मूव टू द सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है नाउ 4s² - 4s + 1। तो 4s² - 4s + 1। तो सेकंड है 4s² - 4s + 1। तो 4s² - 4s + 1। अब देखो यहाँ पे नोटिस करो कि ये 4s² - 4s + 1, इसमें जीरोस भी निकालने हैं और इसमें रिलेशनशिप भी आइडेंटिफाई करना है। तो पहले रिलेशनशिप के लिए कोफिशिएंट लिख देते हैं। तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा इसका, कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, a = 4, b = -4 एंड c = +1, ये आ जाएगा। अब जीरोस फाइंड करना तो अगेन वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकते हैं। तो 4s² यहाँ से क्या आ जाएगा, 4s² - 4s + 1। अब देखो 1 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 1 कोफिशिएंट ऑफ x² यानी जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है और जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लो। तो 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2 और 2 फैक्टर बनेंगे इसके। 4 का एलसीएम लोगे तो 2 और 2 फैक्टर बनेंगे, यानी 2 और 2 को ऐसे अरेंज करना है कि अपने को -4 मिल जाए। तो जाहिर सी बात है अपन मिडिल टर्म को कैसे सिंपली स्कैप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -2s -2s। 4s को अपन ने लिख दिया -2s -2s। ठीक है, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो एक बात सुनो मेरी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लोग क्लास 8 और क्लास 9 में सीख के आ रहे हैं। फिर भी अगर किसी को नहीं आता है तो प्लीज़ टेल मी, है ना। जूम सेशन के अंदर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा।
आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि स्टूडेंट्स स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर किसी को नहीं आता है तो प्लीज़ टेल मी, आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट जूम सेशन, ओके। और अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तो मैं कंफर्म इसको एक बार डिटेल में लूँगा, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो इसको जीरो के इक्वेट किया। अब इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए। पहले दो टर्म में 2s कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 2s माइनस 1, और लास्ट में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इन दो टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो ऐसा करते हैं -1 को बाहर निकाल के कॉमन ले लेते, अंदर क्या बचेगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 अगर कॉमन निकालेंगे तो यही बचेगा। तो देखो दो एक ही चीज बन रहा है, यानी s की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ आ रही है, और इधर से भी क्या आ रही है, हाफ आ रही है। अब ये हाफ और हाफ, इसका मतलब इसका अगर ग्राफ बनाओगे स्टूडेंट तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाएगा, टच करते हुए जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्यों टच करते हुए जाएगा ग्राफ एक्स एक्सिस को, क्योंकि इक्वल रूट्स आ रहा है, और इक्वल रूट्स का मतलब होता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा। इस केस के अंदर पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल ग्राफ बनाओगे तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, राइट। अब रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है, तो दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, दोनों ही इक्वल है ना। तो दोनों ही इक्वल है, इसका मतलब क्या ले लेंगे, अल्फा और बीटा हाफ हाफ ले लेंगे। तो अल्फा को भी हाफ ले लो और बीटा को भी हाफ ले लो, और रिलेशनशिप सेटिस्फाई कराने के लिए ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू -4 है और सी की वैल्यू 1 है। ये तो पहले ही आपने निकाल लिया था, तो अब आप इसको सेटिस्फाई करा के देखो। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा प्लस बीटा ये कितना हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ, और माइनस नेगेटिव ऑफ -b/a कितना हो जाएगा, -4/1। सो ये कितना हो रहा है, -4/4, सॉरी ए की वैल्यू भी 4 है बिल्कुल। तो हाफ प्लस हाफ 1 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है, ये भी +1 हो रहा है। तो LHS और RHS बराबर आ रहा है, वेरीफाइड हो गया। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा यानी हाफ इंटू हाफ, और C दैट इज 1/4, तो ये भी कितना आ रहा है 1/4 इंटू 1/4, तो ये भी वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने रूट्स भी निकाल लिए, यानी जीरोस भी निकाल लिए, और उनको वेरीफाई भी कर लिया कि कोफिशिएंट उनके बीच का रिलेशनशिप वैलिड हो रही है नहीं हो रही है। तो ये भी हो जाएगा इस तरह से। नाउ हो जाते हैं 6x² - 3 - 7x। तो 6x² - 3 - 7x। तो लिखते हैं पहले क्वेश्चन, थर्ड पार्ट 6x² - 3 - 7x। अब देखो ये रीअरेंजिंग के टर्म्स में नहीं लिखा हुआ, इसको अपन को रीअरेंज करना पड़ेगा। 6x², फिर लेस डिग्री की टर्म लानी पड़ेगी, फिर फाइनली कांस्टेंट। अब यहाँ से आप वैल्यू आइडेंटिफाई करो, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -7 है एंड c की वैल्यू -3 है, राइट। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। कोफिशिएंट्स जिसे कहते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट चाहिए ना, तो सबसे पहले हमने कोफिशिएंट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब उसके बाद जीरोज को निकालना है, तो जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 18। तो 18 का एलसीएम ले लो, तो 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो कितने टर्म्स आ गए 2 3 3। अब 2 3 3 से दो टर्म ऐसी बनानी जिसका सम या डिफरेंस -7 आ रहा हो। तो 3 3 ज़ा 9 को कंबाइन कर दो, एक अकेला 2 को रख लो। तो 9 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने में 7 आता है, और 9 का साइन नेगेटिव रखेंगे ताकि -7 आ जाए। तो -7x को लिख सकते हैं -9x + 2x। इन दोनों का प्रोडक्ट भी 18 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और -3 ये स्प्लिट कर दिया हमने, ठीक है। इसी को 0 को इक्वेट करना है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में 3 स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में 3x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 2x एंड -3। और इसी तरह यहाँ पे इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो 1 फैक्टर बाहर निकल जाएगा, 1 निकाल के अपन ब्रैकेट लगा देंगे, दैट इज 2x - 3। अब 2x - 3 दोनों टर्म में से कॉमन आ जाएगा, तो 2x - 3 हमने दोनों टर्म में से कॉमन निकाल लिया है, और अंदर बचेगा 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब देखो या तो ये 0 या तो 0 है, तो दोनों को इक्वेट करोगे 0 के, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। समझ रहे हैं आप, यानी एक अल्फा तो एक जीरो तो आ गया 3/2 और एक 0 आ गया -1/3। तो आप ले सकते हो कि अल्फा इज इक्वल्स टू 3/2 लेट एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1/3। आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि अल्फा को 3/2 लेना है, एक ही बात है। बेसिकली सम ऑफ द रूट्स होता है जो कि -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा को क्या हम क्यों बोलते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा होता है सम ऑफ द रूट्स, राइट। तो अब हम वेरीफाई करा लेते हैं रिलेशनशिप को। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए -b/a और अल्फा बीटा आना चाहिए c/a।
तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3 और माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है यहाँ पे -7, तो ये -7 रखी मैंने, और ए की वैल्यू कितनी है 6, तो ये 6 रखा। तो अब यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा 6 एंड 3 3 9 माइनस 2 7, तो 7/6 और ये भी 7/6, ये वेरीफाइड हो गया। यानी सम ऑफ द रूट इज नथिंग बट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू वेरीफाइड बिटवीन द जीरोज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, है ना। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है 3/2 एक जीरो है अल्फा और -1/3 सेकंड जीरो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये c/a है। c कितना है, c है आपका -3 और a है आपका 6, तो इन दोनों को इधर से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा LHS में, तो ये बचेगा -½ और RHS में भी 3/6 होता है 1/2, दैट इज अगेन नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर -½ तो ये क्या हो गया, रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड। यानी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कोएफिशिएंट के जो रिलेशन है उसमें वेरीफाइड हो रहा है। यानी इसी तरह थर्ड क्वेश्चन भी हमने इजीली रिलेशन को जीरोस को फाइंड किया और रिलेशनशिप को वेरीफाई किया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमने इजीली कर लिया। नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, 4u² + 8u। तो 4u² + 8u, तो फोर्थ क्वेश्चन है 4u² + 8u। तो इसके जीरो निकालने। अब इसमें पहले तो बताओ कि a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 4, u के अंदर ये पॉलिनॉमियल है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू कितनी है, c यानी कांस्टेंट। कोई कांस्टेंट नजर आ रहा है क्या इस पॉलिनॉमियल के अंदर, नहीं कोई कांस्टेंट नहीं, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। यार समझ लो आप, तो यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना चाहिए यहाँ से, ये तो क्लियर हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 0 आना चाहिए, है कि नहीं। c/a कितना होता है 0/4, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये u के अंदर जो पॉलिनॉमियल है इसको फैक्टराइज करते हैं। तो सिंपल सा नजर आ रहा है कि 4u² + 8u को 0 को इक्वेट करो, 4u कॉमन ले लो इसमें और u + 2 आ जाएगा। तो यहाँ से या तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि 4u को 0 करोगे इक्वेट, तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी, या फिर u की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो यानी अल्फा आपका आ गया है या 0 और बीटा आ गया है आपका -2। तो ये सिंपल हो गया, अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन सेटिस्फाई करना है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a और अल्फा बीटा कितना होता है c/a। तो वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फा कितना है 0 और बीटा -2 और माइनस, और ये कितना आ रहा है, b कितना आ रहा है 8 और a कितना आ रहा है 4, तो ये हो जाएगा -2/-2, ये तो बराबर हो गया। और यहाँ पे ये अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है 0 × -2 और ये c 0/4, तो दोनों तरफ 0 = 0 आ गया। तो ये भी अपन कह सकते हैं वेरीफाइड। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल इज वेरीफाइड। इस तरह का एक क्वेश्चन कंफर्म है आपके एग्जाम में, है ना। जब भी अभी आपका टेस्ट होगा तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जहां पे आपको ये जीरोज भी निकालने होंगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना होगा। ओके, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी किया, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट भी हमारा कवर अप हो गया। तो अब आते हैं फिफ्थ के ऊपर, t² - 15। अब t² - 15 जो है ये आपका फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, अब इसमें देखो कोएफिशिएंट ऑफ t², ये पॉलिनोमियल इन t है तो कोएफिशिएंट ऑफ t² कितना है 1 है। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ t नजर आ रहा है क्या, t तो आना ही चाहिए ना, 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके बाद t आना चाहिए, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ t नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ t कितना है 0 है, समझ में आ रहा है ये। और c की यानी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है -15 है। ये चीज क्लियर हो गई, गुड। अब इसके बाद क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है, यानी t² - 15 को 0 के इक्वेट कर दो। अब ये आइडेंटिटी लगा दो, t² - 15 को अपन लिख सकते हैं t - √15 और t + √15। ये कैसे लगाई मैंने, a + b × a - b किया है। t को t² रहने दो और 15 को लिख दो √15 का स्क्वायर, तो ये a² - b² लग जाएगा स्टूडेंट, गेटिंग इट, a² - b² लग जाएगा। अब यहाँ से फैक्टराइज कर लो, तो एक t की वैल्यू आ जाएगी √15 और एक t की वैल्यू आ जाएगी -√15, राइट। तो यानी अल्फा की वैल्यू हो गई है √15 और बीटा की वैल्यू हो गई है -√15। तो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा दैट इज c/a, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा प्लस बीटा यानी √15 -√15 इज इक्वल टू b कितना है 0/1, तो ये 0 = 0 आ गया यहाँ पे। और अल्फा बीटा यानी √15 × -√15 और c कितना है, c है आपका -15 और a कितना है 1।
ठीक है, सी अपॉन ए आता है ना, और ये रूट 15 इंटू रूट 15 कितना होता है 15, और 15 इंटू माइनस तो माइनस 15, और यहाँ पे माइनस 15, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। आई थिंक सिंपल क्वेश्चन है, बस जीरोस आपको एक बार निकालना है और उसके बाद सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करना है। बल्कि इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराए थे वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है ना। यहाँ से ये क्वेश्चन तो 1 में 2 मार्क्स में आएगा, वो क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है। तो लास्ट क्लास में जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे स्टूडेंट्स वो इंपॉर्टेंट है, दोज यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम आर डी शर्मा ऑल्सो, ओके, और यू कैन से दैट फ्रॉम द आर जी नोट्स। ठीक है, अपन आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 5th पार्ट हमारा पूरा हुआ। नाउ एक्सरसाइज 2.2 का 6th क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सो लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, अब इसमें a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -4, राइट। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4। तो अब अपन कर लेते हैं इसको, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 4। अब 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम लेंगे। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 12, तो दैट इज 2 6 12, एलसीएम लिया 2 3 6 एंड 3 1 3। अब 2 2 और 3 को ऐसे अरेंज करना है कि अपने को -1 मिल जाए। तो जाहिर सी बात है कि एक 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर लिया 4 और 3, क्योंकि 4 और 3 का सब्ट्रैक्शन 1 देता है, तो स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, इन दोनों का प्रोडक्ट -12 आ रहा है, तो वही हमें चाहिए। अब देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है सिवाय x के, तो x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 3x माइनस 4, और लास्ट 2 टर्म में भी कुछ कॉमन नहीं है तो 1 बाहर निकाल के 3x माइनस 4 ब्रैकेट लगा दिया। अब 3x माइनस 4 कंप्लीट बाहर ले लिया, तो कॉमन ले लिया यानी, और अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया x प्लस 1। अब या तो 3x माइनस 4 0 है या x प्लस 1 0 है, तो यहाँ से एक x की वैल्यू आ जाएगी 4/3 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -1, यानी अल्फा तो आ जाएगा आपका 4/3 और बीटा आपका आ जाएगा -1, ऐसे कर लो। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स निकालना, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये कितना आ जाएगा -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल टू c/a। तो सम ऑफ द रूट दैट इज 4/3, एक रूट हो गया एंड -1, और ये कितना बराबर होना चाहिए -b, तो b की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो ये भी 1/3 आएगा LHS में और ये भी 1/3 आएगा, तो दोनों बराबर हो गए, वेरीफाइड हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे तो 4/3 इंटू -1, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -4, दिख रही है c की वैल्यू -4, तो c की वैल्यू -4 अपॉन 3, तो इन दोनों से भी क्या निकालेंगे, इससे भी आ जाएगा -4/3 इक्वल टू -4/3, तो हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं अभी कह रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन इजी होते हैं, इसमें जीरोस निकालना तो बहुत इजी खेल है। मुझे लगता नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में ये ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आता है, हार्डली 1 मार्क्स में आएगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। लेकिन जो लास्ट क्लास में कराया था वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ आ जाते हैं फॉर्मिंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी लास्ट क्लास में कर लिया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन, तो इसको याद करो, मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ जीरोस टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद करा जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम टाइम्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये एक फॉर्मूला होता है। यानी अगर जीरोस पता है आपको तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और पॉलिनोमियल की बाहर कोई कांस्टेंट लगा दो, k टाइम्स कांस्टेंट लगा दो, एक ही बात है ना। यानी अगर यहाँ से 0 हटाना है तो बाहर कोई कांस्टेंट लगा दो, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब जैसे इसको 0 के इक्वेट करोगे तो k वैसे ही डिवाइड हो जाएगा RHS में जाके 0 हो जाएगा, तो ये जनरल वैल्यू हो गई, जनरल पॉलिनोमियल हो गया, बात समझो, जनरल पॉलिनोमियल। तो इस तरह हमने क्या करा, इक्वेशन और पॉलिनोमियल दोनों निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद अ गिवन नंबर एज अ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। यानी ये दे रखा है सम ऑफ द जीरोस और ये दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो 1/4 सम दे रखा है, -1 प्रोडक्ट दे रखा है, तो इजी क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट कितना दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है इन्होंने -1, तो प्रोडक्ट भी -1 लिख देते हैं। तो ये प्रोडक्ट -1, तो ये पॉलिनोमियल है, इसको अरेंज करते हैं। तो इसको अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, एलसीएम लेंगे, -x -1 डिवाइड बाय 4।
अब इसको मैंने बोला था कि ये सेम एक ही बात है, 4 को आप बाहर ले लो, कॉमन ले लो, तो k की तरह कर जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ये वो पॉलिनॉमियल है, सॉरी -4 आएगा यहाँ पे, रियली सॉरी, एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा -4, आई एम रियली सॉरी, ये एक बार करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये -4। अब ये वो पॉलिनॉमियल है जिसमें सम ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस तरह से अपने को एनालॉजी डेवलप करनी है ना। अगर आप इसको 0 के इक्वेट करोगे, सपोज करो मैं इसको 0 के इक्वेट कर देता हूँ, तो पॉलिनॉमियल क्या बन जाएगी, 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा RHS में, तो ये बन जाएगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब इसका सम ऑफ द रूट्स निकालो एक बार, देखो -b/a होता है ना, b की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू 4 है, तो 1/4 आ जाएगा सम ऑफ द रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c/a, तो c की वैल्यू -4 है और a की वैल्यू 4 है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो क्लियर हो रहा है ये चीज़। तो इस तरह से अपने को ये चीज़ क्लियरिटी में दिमाग में रखनी है। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो √2 सम दे रखा है और 1/3 प्रोडक्ट दे रखा है, तो सम ऑफ द रूट्स x स्क्वायर माइनस SX प्लस p, तो सम ऑफ द रूट्स √2 दे रखा है सम, और प्रोडक्ट दे रखा है 1/3, यही है, तो प्रोडक्ट 1/3 लिख दिया, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3x स्क्वायर 1/3 कॉमन निकाल लीजिए, या फिर 3 एलसीएम ले लीजिए, एक ही बात है। तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। अब देखो अगर क्वेश्चन आपके पीछे आंसर है एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ ये पार्ट दे रखा है तब भी चलेगा, 1/3 से मल्टीप्लाई करके दे रखा है तब भी चलेगा, क्योंकि सम कांस्टेंट टाइम्स पॉलिनॉमियल से पॉलिनॉमियल में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, सम ऑफ द रूट्स में कोई फर्क पड़ता है ना प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में फर्क पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप जीरोज निकालेंगे तो उसको 0 के इक्वेट करेंगे तो कांस्टेंट अपने आप ही आरएचएस में जाके डिवाइड हो जाके 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इस केस में ये वो पॉलिनॉमियल है जिसके सम ऑफ द रूट्स कितना है, √2 है, देखो ना -b/a आएगा, इसका b की वैल्यू -3√2 है और a की वैल्यू 3 है, तो -b/a निकालेंगे तो कितना आ जाएगा √2, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा 1/3, है ना, c/a से। तो ये सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, तो सेकंड क्वेश्चन तो सिंपल ही है। आई थिंक मुझे यहीं पे कर देना चाहिए, ये यहीं कर लेते हैं। तो x स्क्वायर यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, x स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स आ रहा है यहाँ पे 0, तो x स्क्वायर माइनस 0x और प्रोडक्ट ऑफ द रूट √5, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस √5। ये वो पॉलिनॉमियल है जिसके रूट सम ऑफ द रूट 0 आ रहा है, बिल्कुल 0 आ रहा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट √5 आ रहा है, तो ये थर्ड पार्ट भी इजीली हो गया। अब यहाँ पे देखो सम ऑफ द रूट भी 1 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी 1 है, तो x स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 1, ये वो पॉलिनॉमियल हो गई जिसका सम ऑफ द रूट -1 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1 आ गया। बात समझ रहे हैं, देख रहे ना, x सम ऑफ द रूट कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस सम है आपका 1 एंड प्रोडक्ट है आपका 1, तो फॉर्मूला क्या बनता है, x स्क्वायर माइनस सम टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट। इसको मैं नीचे थोड़ा साफ करके लिख देता हूं, ये क्लियर है ना आपको स्टूडेंट। तो ये होता है फॉर्मूला, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट जीरोस टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ द रूट दे रखा है -1/4, तो x स्क्वायर माइनस s की जगह कितना आ जाएगा, -1/4। देखो माइनस ऑफ -1/4 आएगा, माइनस तो हो गया आपका फॉर्मूले का माइनस, और सम ऑफ द रूट्स ही माइनस है, तो ये -1/4 टाइम्स x और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1/4। ये क्लियर है कि माइनस डबल क्यों आया, देखो एक तो फॉर्मूले का माइनस है, x स्क्वायर माइनस SX होता है ना, तो x स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस, ये माइनस जो है ये फॉर्मूले वाला माइनस है, और s कितना है, s भी -1/4 दे रखा है, तो इसलिए डबल माइनस आया। अब इन दोनों को आप ऐड माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको आप 1/4 से आप कॉमन ले लेंगे एलसीएम, तो बाहर निकाल लेंगे। तो ये वो पॉलिनॉमियल है जिसका सम ऑफ द रूट -1/4 आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1/4 आ रहा है। इस तरह से इसको भी कर लेंगे, गेटिंग इट। और लास्ट क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन, 6 पार्ट, x स्क्वायर माइनस, तो x स्क्वायर ले लेंगे माइनस सम ऑफ द रूट दैट इज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज 1, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो ये एक्सरसाइज 2.2 का 6th पार्ट हो गया, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 का 6 पार्ट अपन ने कर लिया है, तो आई थिंक एक्सरसाइज 2.2 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। एज सच हमारी एक्सरसाइज 2.1 आज की क्लास हमने एक्सरसाइज 2.1 पूरी करी है, एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट करी है। दोनों ही इजी एक्सरसाइज थी, बल्कि इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने थ्योरी के अंदर पढ़े हैं, जो मैंने सॉल्व एग्जाम्पल कराए हैं उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ठीक है ना। फिर आ जाता है एक्सरसाइज 2.3, आई थिंक ये लास्ट एक्सरसाइज है, उसके बाद एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है तो वो भी देख लेंगे। तो ऐसा करते हैं कि इतना आप एक्सरसाइज 2.3 आज खुद से एक बार ट्राई करें, क्योंकि इसके अंदर जो
एक थ्योरम है, जो थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई थी कि अगर एक जीरोज होता है, देखो मैं आपको वो एक आइडिया दे देता हूँ। कोशेंट और रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम मैंने आपको पढ़ा दिया है, फिर भी एक बार मैं आज आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ कि मैंने ये बताया था कि पी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स इज इक्वल्स टू टाइम्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये बताया था, याद करो एक बार। मैंने कहा था कि किसी भी पॉलिनॉमियल पी एक्स को डी एक्स से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आर एक्स आएगा और कोशेंट क्यू एक्स आएगा, ये मैंने बताया था। इन दोनों का डिग्री का जो सम होता है वो इसकी डिग्री के बराबर होगा और आर एक्स की डिग्री हमेशा डी एक्स से छोटी आएगी। ये एक बार जाके रिवाइज करना, ये डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर पढ़ाया था। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कि सपोज करो कि मैंने किसी पॉलिनॉमियल पी एक्स है, जैसे सपोज करो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11x प्लस 3 या 11x प्लस 6, इस पॉलिनॉमियल को मैंने x माइनस 3 से डिवाइड किया, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल, है ना। और x माइनस 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, सपोज करो, है ना। तो मैंने क्या बताया था कि फैक्टर थ्योरम से कि अगर इस पॉलिनॉमियल की x इक्वल टू 3 पे वैल्यू निकालोगे तो वो भी 0 आएगी, तभी तो रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर क्या होता है कि उस पॉलिनॉमियल से डिवाइड करने पे वो पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो वो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल 0 हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो मैंने ये कहा था कि अगर ऐसा होता है रिमाइंडर 0 आ जाता है तो x माइनस 3 विल बी एक्ट एज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, यानी ये पॉलिनॉमियल x माइनस 3 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगी, कंप्लीटली, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये कंप्लीटली डिवाइड करेगी। अब मैं ये बता रहा हूं कि अगर मान लो दो जीरोस दे रखे हैं, जैसे कि एक पॉलिनॉमियल है जो x माइनस 2 से भी डिवाइड हो रही है और x माइनस 3 से भी डिवाइड कर रही है। तो सपोज करो जैसे कि ये 4 डिग्री की पॉलिनॉमियल है, ऐसे है ax टू द पावर 4 bx क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये 4 डिग्री की पॉलिनॉमियल है। x माइनस 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो रही है और x माइनस 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो रही है ना। तो यानी x माइनस 2 से भी रिमाइंडर 0 देगी, x माइनस 3 से भी रिमाइंडर 0 देगी, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट से भी ये पॉलिनॉमियल कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से डिवाइड करोगे ना इस पॉलिनॉमियल को, तब भी यहाँ पे कोशेंट आएगा जो कि 2 डिग्री का होगा, क्योंकि इन दोनों की डिग्री का सम किसके बराबर होना चाहिए, इसकी डिग्री का, और रिमाइंडर तो 0 आएगा क्योंकि मैंने कह रहा हूँ कि इससे कंप्लीटली डिवाइड हो रही है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसके कितने जीरोज होंगे तो इसके 4 जीरोज होंगे, है ना। 2 जीरोस तो यहीं से आ गए, x माइनस 2 एक्स इक्वल टू 2 रखोगे तब भी 0 हो रहा है, x इक्वल टू 3 रखोगे तब भी 0 हो रहा है। बाकी 2 जीरोस इस क्वोशंट को 0 करने से आएगा, बाकी 2 जीरो इस क्वोशंट को 0 करने से, 0 के क्यूरेट करने से आएगा। दिस वी विल डू इन द वन नेक्स्ट क्लास, एक सिंपल एग्जाम्पल लेके करेंगे, उससे चीजें और क्लियर होंगी होपफुली। ओके, सो टिल नाउ वी हैव, एक बार नेक्स्ट क्लास के लिए आप रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम एक बार रिवाइज करके आइएगा तो अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी चीजों के लिए। ओके, आई थिंक डेट्स इनफ फॉर टुडे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कॉल करिए प्लीज, और ये लास्ट चीज मैंने पढ़ाई है ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी इसमें कोई डाउट रहता है तो प्लीज कॉल मी। ओके, टिल देन टेक केयर and be safe. Thank you for listening. We will meet in the next class. Bye.